अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बहुत सब क्या हाल है सारों का? सबसे मुखातिब हैं हम। समझ में आ रहा है कुछ कि क्या चल रहा है? जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ आ रहा है और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक तो रमज़ान, ठीक है, दिमाग पहले ही आपका थोड़ा सा ज़रा उस डिम लेवल पे चल रहा होता है, ज़रा स्लो हो जाते हैं ना। हाँ, फिर स्लो हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनकी कड़ियाँ जोड़नी है, उनको समझना भी है। कुछ हम समझते हैं, कुछ आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, आप बताना अलगर्ज आपको ये कि आज जस्टिस जमाल मंदोखेल के बेंच से अलहदा होने के बाद 3 रुकनी ये बेंच हो गया है। कुछ देर का वक्फा आया था, फिर ये पता लगा कि 3 रुकनी बेंच है फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और समाअत कल तक हो गई है मुलतवी। ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, मैंने आपको बताना आप वादा करें कि इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। खबर है और खबर अच्छी ये है कि अजहर मशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह लीजिए या इनके सोशल रहनुमा नहीं, इनके सोशल मीडिया हेड हैं, इनके सोशल मीडिया विंग का को रहनुमा ही है भाई, सोशल मीडिया हेड हैं, वो अब अपने घर पहुंच गए हैं। गुज़श्ता 6 दिन से लापता थे और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा सवाल भी करते रहे। FIA से भी पूछा गया, FIA कैटेगोरिकली सेट कि उन्हें इनकी वेयर अबाउट्स का नहीं पता। पुलिस की तरफ से भी कोई मुकदमा सामने नहीं आया था, पुलिस को भी नहीं मालूम था। और अजहर मशवानी का ताज़ा ट्वीट, क्योंकि वो सोशल मीडिया ट्विटर पे आपको पता है, यानी PTI के चैंपियन हैं, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बखैर आफियत घर वापस पहुंच गया हूं। और आगे क्या कहा था? इसके अलावा क्या कहा है ये मैं जरा देखना चाहता हूं। 8 दिनों में आपकी दुआओं काविशों सपोर्ट ने ता उम्र के लिए मुझे मकरूज कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उनकी हमारे दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ अफ्तारी करेंगे। सो दैट इज़ गुड न्यूज़ सर्टनली। अभी हम इसी में ज़रा जान लेते हैं। अजहर मशवानी अपने घर पहुंच गए हैं। आज़म मलिक हमारे साथ ही हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। आज़म बताइएगा कि बस घर पहुंच गए हैं, ये तो बड़ी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, किस तरह पहुंचे, कुछ डिटेल निकली, कहाँ थे? जी हुमा, बिल्कुल। अजहर मशवानी ने अभी कुछ मिनट्स पहले अपना एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यही कहा कि वो खैर वफियत से घर पहुंचे हैं और उनका ये भी कहना था कि 8 दिनों में जिन लोगों ने उनके लिए काविशें की, दुआएं की, सपोर्ट किया, वो उनके मकरूज हैं। और उनका ये भी कहना था कि असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी करेंगे। अभी इस बारे में मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही उन्होंने कोई इस हवाले से कोई अपना बयान जारी किया है। एक तस्वीर जो है उन्होंने जारी की है जिसमें वो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले जब वो ये ट्वीट अभी आया भी नहीं था तो उस्मान पार्क के बाहर जो मरकजी लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साबिक गवर्नर जो थे उमर सरफराज चीमा, वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो इस गुफ्तगू में डिमांड कर रहे थे कि अजहर मशवानी को रहा किया जाए। जब वो ये बात कर रहे थे तो उस वक्त अजहर मशवानी अपने घर पहुंच चुके थे। तो इस वक्त जो है साथ सूरत हाल यही है। इससे एक थोड़ी देर पहले इमरान खान का भी एक जो है ट्वीट वो मंजर आम पर आया है। उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से कहा है कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकाया जा रहा है क्योंकि नून लीग इंतखाबात से खौफजदा है। इमरान खान ने अपना ट्वीट थोड़ी देर पहले किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ खड़ी होने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा अपने ट्वीट में कि वकला बरादरी से खसूसी अपील है कि आईन पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसी तरह आगे बढ़कर किरदार अदा करें जैसे उन्होंने 2007 में वकला तहरीक के दौरान किया था। तो ये अब्दुल्ला इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अच्छा, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल तो है, हम इनके ज़रा इनके ट्वीट से मानी अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उम्मीद है दीगर असीर कारकुनान भी, तो क्या ये अपने आप को भी एज एन असीरी में थे? ये तो क्लैरिटी अभी नहीं है कि ना वेयर वॉज ही, इनकी वेयर अबाउट्स क्या थी या क्या हुआ 8 दिन में। सो आई वंडर कि अब इसको किस तरह से अखज़ करना है। बट अच्छी बात यह है कि अजहर मशवानी घर पहुंच गए हैं। जो इन्होंने सिर्फ ट्वीट ही है या तस्वीर वगैरह भी है? तस्वीर में हाउ डज ही लुक? ही लुक्स फाइन। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, अगर आप ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर थोड़ी देर बाद मंजर आम पर भी आ जाएगी, आपको भी मिल जाएगी। इस तस्वीर में वो बैठे हुए हैं, उनके कुछ दोस्त हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ये जो आपने बात की असीर कारकुनान, इस हवाले से तो अजहर मशवानी ने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर उनको लगता है कि उन्हें जबरदस्ती उठाया गया था तो इस हवाले से वो, आपको पता है ट्विटर के ऊपर वो बहुत ज्यादा दबंग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़ें तो इसमें नहीं कहीं दीगर लोगों की जरूर बात की गई है। जी जी बिल्कुल।
जी, लेट्स सी क्या होता है कि इसके बाद वो उतने ही दबंग रहते हैं सोशल मीडिया पे इस बारे में, अपनी गुमशुदगी के बारे में एक्चुअली मज़ीद कोई तफसील देते हैं या नहीं देते हैं। चलें, फ़िलहाल के लिए आई एम श्योर इनकी फैमिली के लिए बहुत रिलीफ है, इनके दोस्तों के लिए रिलीफ है। पीटीआई के राधा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनके सोशल मीडिया हेड कह लें, मतलब अभी पीटीआई के रहनुमा भी शायद इन्हें रहनुमा न मानते हो, लेकिन यस ही हैज बीन अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द सोशल मीडिया। वो वाले जो बहुत से लोग आपको पता है कि कुछ दिनों के लिए गायब हुए और वापस आए, आई होप ही डज टेल वेयर ही वाज, व्हाट हैपेंड को 8 दिन उन्होंने कहा ना कि 8 दिन, बस इतना ही इन्होंने कहा है। और ऑनेस्टली इस ट्वीट से तो लग रहा है जैसे किसी वेकेशन से कोई वापस आया हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल बताएं तो सही कि जब ये गायब होते हैं तो ये किधर जाते हैं, मतलब। और खास तौर पे अज़हर मिशवानी से हम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि बड़े फायरी हैं। अदरवाइज अगर इंटरनेट पे आप इन सोशल मीडिया पे इनकी स्टेटमेंट्स देखें, ही इज अ वेरी फायरी पर्सन, ही डजंट होल्ड बैक। तो वी आर होपिंग कि इस बार भी ये होल्ड बैक नहीं करेंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल बताएंगे कि क्या हुआ था पिछले 8 दिनों। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो अपनी गुमशुदगी राधा के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो इसको अब्डक्शन ही कहते थे। ऑल्दो अज़हर मिशवानी ने ये नहीं लिखा अपने घर वापस आने की ट्वीट में कि कहीं उन्हें अगवा किया गया था, नहीं किया गया था। बहुत आर्बिट्रेरी, हाँ, उन्होंने बहुत ही शुक्र करना चाहिए, बिल्कुल शुक्र करना चाहिए कि वो वापस आ गए हैं, खैरियत से हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन दिस ट्वीट इज़ वेरी अनलाइक हिम। एवरीथिंग सीम्स एज इफ कि वो बाली गए हुए थे 8 दिनों के लिए किसी वेकेशन पे। ही डजंट एट ऑल टेल यू, या फिर थोड़ा सा हिंट भी नहीं दी कि क्या था, मुश्किलात थी, क्या हुआ, नथिंग एट ऑल। सो वी आर होपिंग कि कुछ बताएं। चलें, वो तो अब आपने तो होप कर ली है, तो अज़हर मिशवानी पे डिपेंड करता है कि वो कब कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं। थैंक यू आज़म फॉर बीइंग विद अस एंड अपडेटिंग अस। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपने घर पहुंच चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी नहीं पता था कि ये पहुंच गए हैं। सो यस, और वो इनके ज़मान पाक में इमरान खान के रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए अज़हर मिशवानी की बाजियाबी के लिए गुफ्तगू कर रहे थे। बाय द टाइम ही हैड ऑलरेडी रीच्ड होम। पीटीआई के रहनुमा जो कि गुज़श्ता 8 रोज़ से मंजर आम से गायब थे और गुमशुदा थे, लापता थे सर्टनली। और हम कल भी ये बात कर रहे थे, जब वो लापता हैं तो उनका शुमार मिसिंग पर्सनस में होता है, और मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, और हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी थी कि वो उनको सामने लेकर आए। खैर, अब वो खुद ही घर पहुँच, खुद ही आई डोंट नो कि खुद ही पहुँचे, बट पहुँच गए। टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स, बट वो ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि हम इस पे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ही इज़ फाइन नाउ। मूविंग ऑन, आपको पता ही है कि आज क्या पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है और हर दिन उसकी एक डेवलपमेंट होती है। इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच आज दूसरी बार टूट गया और कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच से अलग हुए थे और आज जस्टिस मंदोखेल ने माजरत कर ली। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी सरबराही में बाकी रह जाने वाले 3 रुकनी बेंच ही को नया बेंच डिक्लेयर कर दिया। और नए बेंच में अब आपको बता दें, चीफ जस्टिस समेत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब शामिल हैं। बेंच ने समाअत शुरू कर दी है और मुस्लिम लीग नून मुसलसल मुतालबा कर रही है कि ये केस फुल बेंच सुने। राना सनाउल्लाह ने आज यही बात दोहराई। क्या कहना था उनका, देख लें। एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज जमाल मंदोखेल साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं, इंतहाई जो है वो अफसोसनाक बात है। ये एक कौमी साने से कम ये बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का फ़ैसला जो काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कायम था, उसने जो फ़ैसला सुनाया है, वो फ़ैसला जब तक उससे बड़ा बेंच या वो फ़ैसला चैलेंज नहीं होता, उस वक्त तक वो फैसला फील्ड होल्ड करेगा। इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो, मैं तवक्को करता हूँ कि आप इंसाफ ही करेंगे, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। आप कौम को अनारकी की तरफ ना धकेलें।
अच्छा जी, ये तो राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इस समात के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहीं। टिकर्स लिटरली इतने एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग थे कि मेरा तो आधा घंटा वही पढ़ने में गुजर गया था कि अब क्या कहा जा रहा है, अब क्या कहा जा रहा है। कुछ आपसे चीज़ें शेयर करते हैं चीधा चीधा। वक्फा हुआ ना जब समात में, उसके बाद 3 रुकनी बेंच बन गया और वक्फे के बाद 2 बजे के बाद एक्चुअली समात हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान के दरमियान बड़े गैर मामूली मकालमे हुए हैं, दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। लेट्स शेयर दैट अ बिट विद यू। जजेस की बाहमी एतराफ़ और शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी, चीफ जस्टिस ही कहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कुछ निकात पर आपस में गुफ्तगू नागुज़ीर है। कुछ सियासी मामलात सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेल छिड़का गया या तड़का डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर। ये चीफ जस्टिस की बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम इस मामले को भी देखेंगे। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून होती। मीडिया वाले भी बाज़-औक़ात कुछ भी कह देते हैं, अक्सर झूठ भी होता है। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। समात के बाद कुछ मुलाकातें करूँगा। अब आई वंडर कि इस बात की क्या ज़रूरत थी या किससे मुलाकातें करेंगे। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। इंटरेस्टिंग, अब पहेलियां भी हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो नुकात उठाना चाहें उठा सकते हैं। अदालत ने कुछ मुकदमात में हालात की पैरवी के लिए फ़रीक़ैन को हिदायत की थी। अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें। यह अटॉर्नी जनरल की अब गुफ्तगू है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अदालत ने कुछ मुकदमात में हालात की पैरवी के लिए फ़रीक़ैन को हिदायत की थी। मैं आपको इसे रोकूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस वक्त, लेकिन इस वक्त राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये बात 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के जो फ़ैसले थे उन्होंने ये यहाँ कर दी कि जो पिटीशंस जो हैं वो ख़ारिज हो चुकी हैं। उसके बाद की सूरत हाल को सामने रखते हुए कल जो डेवलपमेंट हुई कि 5 रुकनी बेंच के रूबरू जब मामला आया तो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने फ़ैसले के हवाले से ये कहा कि 184(3) के इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से जो सूरत हाल है और एक जुडिशल फ़ैसला उसमें मौजूद है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसके ऑथर हैं और उसमें एक इख्तलाफी राय जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने दी। तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बेहतर है जो फ़ैसला में जो तजवीज़ रखी गई है, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि फुल कोर्ट मीटिंग की जाए और उसके बाद लाहे अमल तय किया जाए, तरीक़ाकार तय किया जाए कि 184(3) के मुकदमात किस तरह से सुने जाएंगे और बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। उन्होंने अपने आप को बेंच से माजरत कर ली वहाँ से बैठने पे। आज सुबह जब 4 रुकनी बेंच बैठा तो उसमें अगेन वही सूरत हाल आई और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ऐसे हालात में माजरत की। मुल्क भर के अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब शायद चीफ जस्टिस साहब जो कि अदारे के सरबराह हैं और जिन्हें बिलाशुबा इदारे को यकजा रखना है और घर के बड़े के तौर पे सबको साथ लेके चलना है, कि वो ऐसी सूरत हाल में पहले फुल कोर्ट मीटिंग करेंगे जिसका अंदिया उन्हें उनके सीनियर मोस्ट जज साहब ने एक जुडिशल फ़ैसले के ज़रिए भी दिया। और मैं भी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस इदारे में 30 साल गुजारने के बाद बेंच और बार पार्ट एंड पार्सल हैं। बिल्कुल ये मेरा भी ये ख़याल और मेरी ये राय थी कि ये मामला एक दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग में जाए, चीफ जस्टिस साहब अपना घर जो है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद ये दोबारा हेयरिंग रिज्यूम हो। बाहर कैफ 3 रुकनी बेंच ने जब हेयरिंग रिज्यूम की तो यही मशवरा जो है वो पाकिस्तान भर के वकला की जो आला तरीन क़ियादत है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद में जो मौजूद हाई कोर्ट बार के सदर और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस्तदा की और इसी तरह की इस्तदा अटॉर्नी जनरल साहब ने की। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबदीद में ये मुनासिब समझा कि वो फ़िलहाल 3 रुकनी बेंच के साथ ही प्रोसीड करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में हमें कई दफ़ा हकीकत से या जो चीज़ें नज़र रही हों उनसे आंखें नहीं चुराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आइनी मसला खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जबकि पार्लिमान ने कानून साजी भी कर दी है और वो बिल जो है अब वो सदर मुमलिकत के सामने असेंट के लिए गया हुआ है,
मुल्क में जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है उसका भी ज़िक्र हुआ। इन सब बातों को सामने रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी भी मैं समझता हूँ, और आज चीफ जस्टिस साहब ने ये अंदिया भी दिया है कि वो अपने दीगर साथियों से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले के ये जो मामलात पिछले 4-5 रोज़ से गुफ्तगू का एक मरकज़ बने हुए हैं उन पे वो बात करेंगे और किस तरह इस सिलसिले को लेके आगे चलना है। उसका सबसे अच्छा हल वही है जो कि बार के भी एल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ डे वन से ये कह रही थी कि जब ऐसे मामलात हों जिनमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन नज़र आ रही हो, जिनमें एक डिवाइड बाहर नज़र आ रही हो, तो कोर्ट को कम से कम उसे यूनिसन में इकट्ठे बैठ के डिसाइड करना चाहिए। ये असल हल है मसाइल का। देखिए, पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, जो सियासी मामलात आजकल हैं, उसके साथ अगर आइनी बहरान का भी शिकार हुए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। मैंने तो बल्कि बारहा, और राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की। सियासतदानों में अगर मेचोरिटी हो तो अपोजिशन के दोस्तों को ये माहौल बनाना ही नहीं चाहिए था। गुफ्तगू के दरवाज़े सियासत में खुले रहते हैं, लेकिन उससे हट के मैं ये कहूँगा कि आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने इदारे पे भी लागू करना है और गुफ्तो शनीद के साथ आप इज्तमाई सोच को रास्ता दें और एक ऐसा फ़ैसला सादर होगा जब सारों की इज्तमाई सोच इसमें होगी जो कि इस मुल्क के सियासी तकदीर के लिए, इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद होगा। वज़ीर आज़म साहब और दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, उन्होंने कल एक पॉलिटिकल मीटिंग इस हवाले से भी रखी है ताकि ये फ़ैसला हो सके कि इन मौजूदा हालात में इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच अगर करेगा तो क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से वो जो फ़ैसले हैं उनको पॉलिटिकली या उनका जो असल मानों में जो तलाक है वो क्वेश्चन ना हो जाए, क्योंकि जब अदालत के अंदर से ऐवानों से आवाज़ें उठी तो उन बातों को सुनना भी ज़रूरी है, अपने घर को दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। तो इन मारूज़ात के साथ कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो कोलिशन गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठेगी और वो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हम फिर एक बार इस बात का रिज़ॉल्व देते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिन हालात से ये मुल्क और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दो चार हैं, तमाम अदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो एक जो इज्तमाई जो कलेक्टिव विज़डम है, इज्तमाई सोच के साथ इन मसाइल को हल करने के लिए बैठे। अगर आप अक़लियती फ़ैसले जो हैं उनको हम इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बहरान जो है वो मज़ीद संगीन होगा। बहुत शुक्रिया। ये कोर्ट ने ऑप्शन दिया है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बैठे और कंसेंसस के साथ कोई चीज़ हमारे सामने लेकर आए। तो देखिए क्या अच्छा होता जो कंसेंसस का कह रहे हैं वो भी ये बात वहाँ पे भी तय हो। हम बार बार कह रहे थे कि ये एक ऐसा मुल्की मामला है जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्या ही अच्छा होता अगर इसमें फुल कोर्ट बैठती और वो बड़ों के तौर पे इस सारे मामले को टेकअप करके हुक्म जारी करती कि मामलात को इस नहज में लेके जाएं, इस नहज में लेके जाएं। आदि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये 184(3) का मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसे हाई कोर्ट्स में पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में हल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो सरबराह हैं वो अपनी दानिश में वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन उन्होंने उन जो डिसेंटिंग ओपिनियंस आई या जो इख्तलाफ राय आया उसको नज़रअंदाज करके वो मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं पूरे अदब के साथ मैंने इस निज़ाम में 3 दहाइयाँ गुजारी हैं। मैंने अपने सीनियर से आज यही बात की, वो भी बैठे हुए थे। ये बार की भी आवाज़ है, पार्लियामान से भी ये आवाज़ आ रही है, ये सिविल सोसाइटी सेगमेंट्स भी कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को ठंडा करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये सारे तबकात कह रहे हैं कि इस वक्त हमें जो हमारा सबसे बड़ा अदालती अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इसे भी ऐसे देखना चाहते हैं।
इकट्ठा देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी कंसेंसस होना चाहिए, यहाँ पे भी इख्तलाफी बात सुनी जानी चाहिए, यहाँ पे भी इज्तिमाई सोच को रास्ता देना चाहिए। तो इसलिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, वो भी अपनी फुल कोर्ट मीटिंग करे और एक अच्छे हल के साथ आए, एक अच्छा सूरज तुलू हो पीर वाले दिन और इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज्तिमाई तौर पे बैठ के इस मुल्क को आइनी रास्ता फराहम करना चाह रही है, सियासी इस्तेहकाम देना चाहती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे हैं राना सना, आज़म नज़ीर ताड़ड़ और मरीम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में मौजूद थे और वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ड़ गुफ्तगू कर रहे थे और पूरी आज की समात और कल की कार्रवाई और उसके बाद जो हुकूमती मौक़िफ़ है उससे आगाह कर रहे थे। अच्छा जी, इससे पहले हम वो मकाल में आपको बता रहे थे जो कि चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल साहब के दरमियान हुए और चीफ जस्टिस की गुफ्तगू तो हमने आपको सुना दी थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने फिर क्या कुछ कहा ये भी सुनने वाला है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अदालत ने कुछ मुकदमात में हालात की पैरवी के लिए फ़रीक़ैन को हिदायत की थी। अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें। मुल्क में हर तरफ दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। दर्जा हरारत कम करने के लिए आपको हिदायत लेने का कहा, इस पर आपने क्या किया? चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया। अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने कहा कि सिर्फ वक्त दरकार है, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। इस अदालत ने हमेशा आइन को ही फ़ौक़ियत दी है। जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया था, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मौज़ा था कि जब जजेस बहाल होकर वापस दफातर में आए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि 90 की दिहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। इस वाक़े ने मेरा ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दिया। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि आइन ही जमहूरियत को ज़िंदा रखता है। कल तक जो जेलों में थे आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। वैसे क्या क्राइटेरिया है कंसिडरिंग वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे पॉलिटिकली लीडर्स, बल्कि ये तो एक फेदर जो कैप माना जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है। लेकिन अगर जेल होके आ जाए तो कहा जाता है कि ये दिस इज अ अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है और एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे, अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आइनी किरदार अदा करेंगे, हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था, मतलब वो अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहे थे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समात से माजरत नहीं की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने जजेस की समात से माजरत पर कुछ नहीं कहा। समात रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में ज़ेरे बहस लाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें। चीफ जस्टिस की गुफ्तगू हम आपको बता रहे हैं अभी। अगर आप फुल कोर्ट पर दलाइल देना चाहते हैं तो दे। फुल कोर्ट का मामला मेरे जहन में था। फुल कोर्ट की तश्कील से कबल कुछ अवामिल को देखना ज़रूरी होता है। दौरान समात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बाती भी हो गए और सुना कि आपदीदा भी हुए। रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस की आवाज़ भर्रा गई और मौजूदा दौर में रोज़ निपटाए गए मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। बाज़ औक़ात तमाम जजेस प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं होते। गुज़श्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंचेस थे। इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त मैंने तमाम जजेस के बारे में सोचना था। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मुनीम अख्तर आइन के माहिरीन हैं। चीफ जस्टिस ये गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से कहा कि आप मुझसे पूछेंगे जस्टिस मज़ाहिर को 9 रुकनी बेंच में क्यों लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर माय लॉर्ड ये बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जस्टिस मज़ाहिर को शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था, चीफ जस्टिस ने कहा। एनी गेसेस? मुझे नहीं समझ आ रहा किसको खामोश पैगाम देना था। इन्होंने समझना है वो 2019 से 2021 तक जस्टिस फाइज ईसा फुल कोर्ट केस चला और अदालत को सज़ा मिली। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी और कुछ मामलात में अब भी है। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सज़ा दूं, चीफ जस्टिस कहते हैं। उन्होंने कहा कि जाकर पहले उन शवाहिद का जायज़ा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। अच्छा, मंडे तक ये समात मुलतवी हो गई है, तो अब्दुल्ला जो आपने सुनाना था आपने सुना दिया, क्योंकि मंडे तक हम आपको मजीद सुनाने नहीं देंगे। मंडे तक जब जजेस हैव टेकन अ ब्रेक तो यू शुड टेक अ ब्रेक टू, यू नो। आई शुड टू, आई गेस, टेक अ ब्रेक। इन एनी केस हम वाकई एक ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम। अच्छा जी, स्ट्रीट क्राइम्स का हम बहुत अच्छे से जिक्र कर रहे हैं और वायलेंस इन स्ट्रीट क्राइम कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी हर दिन हम नई खबर सुनते हैं एंड देन वी स्टार्ट हियरिंग अबाउट पीपल दैट
यू नो एवरीबडी नोज ऑल्सो, बड़े ही क्या कहूँ मैं इसको, लर्नेड लोग ऑफ कराची। अच्छा, हम स्ट्रीट क्राइम और वायलेंस एंड स्ट्रीट क्राइम, और अब ये जो वाक़या आया है, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता कराची में टारगेट किलिंग का जो एक इफरीत था एक ज़माने में, वो सिलसिला तो दोबारा नहीं शुरू हो जाएगा। आई डोंट नो, बट यू नो दिस इज समथिंग, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, एक्चुअली हम आपको बताते हैं। हाँ, ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, बस बेअमनी लिटरली ऐसा तो लग रहा है। अब सर उठाने लगी है। कल लियारी एक्सप्रेस वे पर कराची के मारूफ माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर बीरबल गिनानी को चलती गाड़ी में फायरिंग करके कत्ल किया गया। सो देयर वाज नो स्ट्रीट क्राइम इन्वॉल्व्ड इन इट। सो फायरिंग से खातून असिस्टेंट डॉक्टर भी जख्मी हुई हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल के सर पर 2 गोलियां मारी गई हैं। डॉक्टर बीरबल के असिस्टेंट को 1 गोली लगी, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। बिल्कुल, आपको बताएं डॉक्टर बीरबल की आप मेंशन भी कर रहे हैं, टारगेट किलिंग का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है और अहले खाना का कहना है कि आखिरी रसूमात के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो सस्पेक्ट बिल्कुल यही किया जा रहा है। अब्दुल्ला, जो आप कह रहे थे डॉक्टर बीरबल के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार भी किया है और ये भी कहा है कि मुकम्मल तहकीकात और मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने का मुतालबा उन्होंने किया। डॉक्टर बीरबल गिनानी का कत्ल किसी सूरत मामूल का वाक़या नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स यस हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये तो इतनी डायरेक्ट फायर किया है उन पे, ये भी नहीं जो हमने सुना है, ये भी नहीं कि उनकी गाड़ी रोकी हो, कुछ मांगा हो, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। कुछ नहीं कुड बी टारगेटेड। शहर में बढ़ते जराइम की वजह से पहले ही खौफ की फ़ज़ा है। इस वाक़े ने शहरियों को मज़ीद लिटरली परेशान कर दिया है। पुलिस को जल्द मुजरिमों को कटहरे में लाकर मिसाल कायम करनी होगी। बड़ी घिसी पिटी सी लाइनें हैं जो हम भी हमेशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारी तवक्कुआत भी ऐसा लग रहा है कि घिस पिट गई हैं। क्या करें? काशिफ मुश्ताक से बात करते हैं जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। काशिफ, बताइएगा कि डॉक्टर बीरबल एग्जैक्टली कौन थे, क्योंकि बहुत से लोग जो कराची से बाहर हैं उनको नहीं पता होगा, तो बता दीजिए कब से क्लिनिक चला रहे थे और उनके अहले खाना और मेडिकल कम्युनिटी इस मुतालिक क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर बीरबल जो हैं वो KMC आई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर रह चुके थे और इसके साथ साथ लियारी आई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल जो है वो ली मार्केट के करीब मौजूद है, वहाँ भी MS जो है वो रह चुके थे। अब जो है वो लियारी में ही जो है वो एक क्लिनिक चला रहे थे और गुज़िश्ता रोज़ जब वो क्लिनिक से वापस आ रहे थे, इसी दौरान जो है वो उन्हें टारगेट किया गया है। हमारी इनकी जो है वो अहले खाना है उनसे बात हुई है, जो अजीज़ व अकारिब हैं उनसे बात हुई है और साथ साथ करीबी दोस्तों और डॉक्टर से बात हुई, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, ना ही उन्होंने कभी ऐसी कोई शिकायत की थी कि उनका किसी से कोई लेन देन का मामला है या कोई इस तरह की और कोई डिस्प्यूट है। ताम अचानक ही जो है वो गुज़िश्ता रात ये खबर सामने आई है और उन्हें जो है वो टारगेट करके जो है वो कत्ल किया गया है। अच्छा, ये जो वाक़या है इसके बारे में पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है, क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं, किस मकाम पर एग्जैक्टली इन्हें टारगेट किया गया? मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल की गई हैं और CCTV फुटेज में ये बात वाज़े हुई है कि मुल्ज़मान ने पहले ताक़ुब किया है, फिर उसके बाद इन्हें निशाना बनाया है। 2 गोलियां जो है वो डॉक्टर बीरबल को, जबकि इनके साथ इनकी असिस्टेंट खातून मौजूद थी जिनकी शनाख्त जो है वो कुरतुलैन के नाम से बताई गई है, तो उनके शोल्डर पर 1 गोली लगी है। ताहम 3 जो है वो फायर किए गए। मुल्ज़मान की जानिब से पहले ताक़ुब किया गया, फिर जो है उनकी गाड़ी को रोका गया और रोकने के बाद जो है वो फायरिंग की गई है। मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल कर ली गई हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है और इब्तदाई तौर पर यही कहा गया है कि टारगेट किलिंग का वाक़या, चूँकि इनसे कोई चीज़ जो है वो छीना चपटी की वारदात नहीं हुई है, ना ही इनसे कोई चीज़ छीनी गई है। मुल्ज़मान ने ताक़ुब करने के बाद स्ट्रेट फायर किए और फायर करके जो है मुल्ज़मान फरार हुए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। तो ये सब कुछ हुआ है। इस पर पुलिस को एक्चुअली वर्जन देना चाहिए अपना कि इस वाक़े के पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं, क्या उन्हें कोई थ्रेट्स थे, नहीं थे, अब तक के तहकीकात में क्या सामने आए, क्योंकि लिटरली इतने अरसे बाद इस तरह टारगेट किलिंग का वाक़या, एक खौफ की फ़ज़ा जो पहले ही स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से बहुत बढ़ गई है, उसमें इजाफा ये हो रहा है। आई थिंक अब IG सिंध एंड अदर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स शुड कम फॉरवर्ड and tell details about it. Tell details, take this up, क्योंकि ये definitely alarm bells जो हैं वो बज रहे हैं। Okay, so this is something that we wanted to mention और कुछ और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक break. See you in a while. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना कराची में एक टारगेट किलिंग का जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसने बहुत से सवालात उठा दिए हैं कि क्या खुदा न खास्ता ये मामला दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगा। इस शहर ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। हम इससे पहले तो स्ट्रीट क्राइम और फिर वायलेंस एंड स्ट्रीट क्राइम का रोना ही रो रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विच इज़ एक्चुअली ट्रैजिक कि शहरी भी ओके हो गए। ओके, शहरियों के पास कोई चॉइस भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट टू बी ओके विद इट।
अब अगर आपकी दुकान में आप इफ्तारी कर रहे हो, आई एम सॉरी एक सिनारियो दे रही हूँ, आप इफ्तारी कर रहे हो, 4-5 लोग बैठे हुए और डाकू घुस आए, वो कह रहे हैं आप इफ्तारी कर लो, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको लूट रहे हैं, तो हमने क्या उठ के उनको मारना शुरू कर देना? ऑफ कोर्स हम ओके ही होंगे ना उसके साथ। हमने भी कहा था ना कि ये जो डाकू हमारी बिरादरी है, ये जो चोर बिरादरी है यार, ये पर्स वगैरह में से पैसे ले जाया करें, एटीएम कार्ड, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे ना पड़ा करें, क्योंकि वो मनवाने में बड़ी खज्जल खारी होती है। ये वीडियोस देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपकी बात सुन ली है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सफाई से सिर्फ पैसे ही निकाले हैं, मोबाइल ले रहे हैं, पैसे निकाले हैं, और उन्होंने 1-2 पकौड़े समोसे भी उठाए हैं। टाइम में एक स्टोर है, उसमें जो लड़के होते हैं वहाँ पर वो इफ्तारी कर रहे हैं, एक दस्तरखान लगा हुआ है और भाई साहब आए हैं, और भाई साहब इनफैक्ट 2 भाई साहब हैं, ये देखिएगा, आते हैं, एक कुर्सी बैठ जाता है और दूसरा जो है ये एक लूट मार का सिलसिला शुरू करता है। अब जरा फुल स्क्रीन पे से दिखाएंगे आप थोड़ा सा। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये किसी के साथ हो रहा हो, क्योंकि इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपनी इफ्तारी में लगे हुए हैं, लेकिन आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू कि कोई इधर से उधर कोई बात ना करे, क्योंकि इनको गोली मारने में कितनी देर लगती है। ये तो और वो आप सोचिए कि वो ठीक है, वो निवाला तो ले रहा है पकौड़ों का, लेकिन वो जहनी कैफियत और वो टॉर्चर आप जहन का बर्दाश्त सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिससे ये तमाम लोग गुजर रहे होंगे, और इंसान इतना नम हो जाता है कि बस ठीक है ये कागज़ पड़ा है ना, तो शायद मैं कागज़ ही खाना शुरू कर दूं और क्या, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं ना, और जो हम लोग हैं, और जो पूरे जो यहाँ लोग रहते हैं कराची में, उनको पता है कि ना पुलिस कुछ करेगी, ना सिंध हुकूमत कुछ करेगी, ना रियासत कुछ करेगी, ना वफाक कुछ ये चीज़ यानी हो रहा है ना, तो डील विद इट टाइप। लिटरली अब ये लगता है कि वो कह रहे हैं अब ये हो रहा है तो हम क्या करें, डील विद इट, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये बात बढ़ती चली जा रही है। कितने अरसे से हम बता रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो कि खत्म हो गए थे, जब खत्म होते हैं तो हम उसका भी जिक्र करते हैं और इतना शुक्र करते हैं, या तो लेकिन जब बढ़ रहे हैं तो हम वार्निंग देना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बात बढ़ना स्टार्ट हो गई है। या तो ये सूरत हाल हो ना कि अनकंट्रोलेबल हो, भाई इस शहर में अमन कायम हुआ ना, एक करके देखा, रेंजर्स का भी किरदार था, पुलिस का भी किरदार था, और भी बड़े अवामिल थे, बड़े फैक्टर्स थे। इस शहर में टारगेट किलिंग जो हर रोज़ कई लोग मारे जाते थे वो ख़त्म हुई ना, तो फिर कैसे कल डॉक्टर बीरबल को मार गया कोई? इस पे क्यों नहीं अब तक आपको पता है कि किडनैपिंग्स फॉर रैंसम जो होती थी वो नॉर्मल बात थी, वो खत्म हुए ना, मतलब बिल्कुल कम हो गए, जो कि हर दिन की कोई खबर होती। When we moved to Karachi and we made friends, तो मतलब ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में 2 लोग ऐसे थे जिनको किडनैप किया जा चुका था, किडनैप हो गए। मतलब किसी और शहर से आए हुए शख्स के लिए ये एक धचका था कि ये वो मसला क्या भी हल हुआ, ये क्या कॉन्सेप्ट है, वो मसला भी हल हुआ, वो भी पकड़ हुई, तो ठीक हो सकती हैं चीज़ें अगर इंटेंशन हो। अब स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, हर रोज़ हम इसकी बात करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन कब कुछ करेगा इस बारे में। ये देख लें लेटेस्ट जो आपको दिखा रहे हैं, एंड आई एम सॉरी टू से अब्दुल्ला, कल हम बैठेंगे ना और खबरें आ चुकी होंगी, और सीसीटीवी फुटेज और इसी किस्म की चीज़ें। मुझे समझ नहीं आता, कल मैं देख रहा था, कल रात को कराची के इलाके में मेरा ज़ाहिर है जहाँ रहता हूँ वहीं गुजर बसर हो रहा था, और आई वॉज आउट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और लेट औकात में 1-2 बजे शदीद स्नैप चेकिंग हो रही थी, पुलिस एहलकार जगह जगह खड़े हुए थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा पुलिस एहलकार मतलब नज़र आ रहा है कि यार ये फैमिली ये बैठे हुए, इन्होंने क्या करना है भाई, जो मशकूक होते हैं उन्हें नहीं पकड़ते, दूसरों को पकड़ते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। खैर एनीवे, सो दिस इज समथिंग दैट वी जस्ट वांटेड टू शो यू। लिटरली एक हौलनाक वाक़या है। हूं मैं कि हम ये आपको बात अब किस तरह बताएं, जो एक और खबर सामने आई है। पुलिस वालों ने माशाल्लाह नए आइडियाज़, पिछले हफ्ते हमने बात की थी ना कि पुलिस वालों ने नॉर्थ नाज़माबाद का ही शायद वो वाक़या था कि थाने में ऊपर अक़ूबत खाना बनाया हुआ है, और वो पुलिस एहलकार जो बरतरफ हो गए थे वो वहाँ लोगों को अगवा करके रख रहे थे। अब एक नई मिसाल कायम की है, पुलिस ने अपनी ड्यूटियाँ आउटसोर्स करना शुरू कर दी हैं, अपनी प्राइवेट पार्टियाँ SHO बना रहे हैं, और वो लोग पुलिस की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं सादा लिबास में। उनके पास पुलिस की मोबाइल भी होती है, उनके पास हथियार भी होते हैं, सादा लिबास में, लेकिन ड्यूटीज वो पुलिस वाली करें क्योंकि पुलिस चिल कर रही है, तो आओ हम करेंगे। उन्होंने कह दिया कि आधा कर रहे होंगे शायद जो भी सेटिंग होगी, लेकिन उसमें फिर हुआ क्या, ये जिस बच्चे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सुबह मैं इसको क्या कहूंगी, बिकॉज दिस वाज नो एक्सीडेंट, दिस वाज एन अटैक ऑन दिस बॉय। सहरी के वक्त ये बच्चा गुजर रहा था। अब जाहिर है कि सादा लिबास में कोई पुलिस एहलकार नहीं लग रहा होगा आपको, चाहे वो मोबाइल के साथ खड़ा होगा, बड़ा हो बच्चा हो, नहीं रुकेगा। कराची में जो हालात हैं, इनफैक्ट कोशिश ये होगी कि नहीं रुके, सादा कपड़ों में कोई क्यों रुके। खैर यहाँ पे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, उस बच्चे पर इन्होंने फायरिंग कर दी, और वो बच्चा जान से तो नहीं गया,
लेकिन ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया, पैरालाइज हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी पे गोलियां लगी हैं जाके, उसके वालिदैन किससे सवाल करें? वो बच्चा क्या करे? मतलब उस 15 साल का बच्चा, कितने एम्बिशंस होते हैं, कितनी बातें सोच रखी होती हैं, हाँ यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, दोस्त यार, कजन्स, बहन भाई, सब कुछ, सबकी जिंदगी नॉर्मल। इसको जरा सोचें कि एक प्राइवेट पार्टी है, ठीक है, ये पुलिस नहीं है, एक प्राइवेट पार्टी है, आउटसोर्स किया हुआ है काम, वो लोगों को रोक रहे हैं। लोग अब जरा होशियार हो गए हैं, तो पुलिस से ही वैसे डर लगता है, लेट अलोन वो लोग जो पुलिस भी ना लग रहे हो, तो क्यों रोक रहे हैं? नहीं, बच्चा रुका, 15 साल का तो ये बच्चा है। वो और उस पे इन्होंने उसको रोकने की कोशिश और जो ये प्राइवेट पार्टी है उनको नजर नहीं आ रहा है ये बच्चा है, ये जो भाग रहा है, जो हमसे डर के भाग रहा है, ये बच्चा है। अच्छा, क्या हुआ था एग्जैक्टली? काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। कुछ ये भी इत्तलात हैं कि रुका, और एट टाइम्स होता है ना, आप नहीं रुक पाते हैं एंड उस स्पॉट पर आगे जाकर रुकते हैं तो आप वापस आते हैं, और पुलिस वाले आपको इशारा कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा आगे रुक जाते हैं और वापस आते हैं। क्या हुआ काशिफ? फुटेज सामने आई है, व्हाट रियली हैपेंड, क्या हुआ इस वाक़े से मुताल्लिक आपके पास क्या तफसील है? अब्दुल्ला, देखिए काफी हद तक आपने इसको डिफाइन किया है, लेकिन तो और हम मजीद अगर बताएं तो ये 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अलग अलग मोटरसाइकिल पे यहाँ से गुजर रहे थे। एक मोबाइल के अंदर 3 से 4 मुबैना तौर पर एहलकार कह सकते हैं कि इनको ये यहाँ मौजूद थे, सादा लिबास ये थे, और इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की तो एक जो इसमें बच्चा था वो रुक गया, दूसरा आगे जाने की कोशिश की तो इन्होंने पीछे से उसका फायर कर दिए। उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक फायर लगा, जिसका शनाख्त है वो अयान के नाम से हुई है। तमाम पुलिस की जानिब से इब्तिदाई तौर पर जब हमने आला अफसरान से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि सहरी का वक्त था, चूंकि अंधेरा था तो ये पुलिस के मोबाइल यहाँ मौजूद थे और इसकी जानिब से फायरिंग की गई और बच्चा इस तरह जख्मी हो गया। और ये पुलिस एहलकार जो है, इसका नाम सफदर है, सफदर को हमने हिरासत में ले लिया और इस पर मुकदमा होगा। 2 दिन कबल का ये वाकया है, 2 दिन बाद इसका मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में बाकायदा जो है वो पुलिस पार्टी और इस तरह के तमाम तर नाम निकाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये प्राइवेट लोग हैं। अगर ये प्राइवेट लोग हैं तो इसमें बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि ये लोग वहाँ कर क्या रहे थे, ये लोग इनके पास असला कहाँ से आया, इनको ये किसने इख्तियार दिया है कि किसी भी शहरी पर फायरिंग कर सकते हैं। जब हमने इस हवाले से DIG से और SSP से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि कुछ देर पहले ही इसी स्पॉट पर जो एक मुकाबला हुआ था, मुकाबले के बाद उसमें जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे उनको शनाख्त करने के लिए प्राइवेट जो पुलिस के लोग हैं इनको यहाँ बुलाया था, बुलाकर ये उनकी शनाख्त कर रहे थे और CCTV फुटेज देख रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल मजाक लगती है कि अगर ऐसा कोई वाकया था तो जो ऐनी शायद बच्चा पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया था, जब मेरी उससे बात हुई तो उसकी जानिब से मुझे ये बताया गया कि उससे पहले इन्होंने एक मोबाइल में बिठा लिया था और इसकी वीडियो भी हमारे पास आई है। उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि 2 मुख्तलिफ थानों की मोबाइलें यहाँ मौजूद हैं, वो बाद में पहुंचती हैं। ये बच्चा वहाँ तड़प रहा होता है, इसको उठाया नहीं जाता है, बाद में इसको उठा के जब अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि भाई इसका ऑपरेट होगा। अब जो इतलात हैं हमें वो ये मौसूल हो रही हैं अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कि इसका एक ऑपरेशन आज हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है कि दोनों जो टांगे हैं उनसे माजूर हो चुका है, ताहम इसकी रीढ़ की हड्डी पर एक गोली लगी है। काशिफ, ये बताइएगा कि ये किसने कहा कि वो प्राइवेट पुलिस के लोग थे? ये जो टर्म आपने अभी यूज किया है ये किसका कहना था और इसको कैसे जस्टिफाई किया होगा उन्होंने? ये प्राइवेट पुलिस के लोग क्या होता है? मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ ये क्या है, ये क्या, हमने तो पहले नहीं चीज सुनी। ये कोई ओहदा है? जी, ये DIG वेस्ट से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से हमें ये कोट किया गया कि ये प्राइवेट लोग थे, ये SHO की प्राइवेट पार्टी होती है जिन्हें यहाँ बुलाया गया था। फिर उनसे हमने अगला सवाल किया कि ये सादा लिबास क्यों थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि पुलिस वाले नहीं है तो इसलिए करके सादा थे। फिर हमने ये सवाल किया कि इनके पास एक कहाँ से इख्तियार आए कि असला लेकर साथ नहीं, ये कोई नॉर्मल, क्योंकि आप इतने अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग की प्राइवेट पार्टी क्या होता है, आप इतने अरसे से क्राइम कवर कर रहे हैं, आप जरा हमें समझा दें कि ये SHO की प्राइवेट पार्टी होना नॉर्मल बात है? तमाम पता क्या उसके घर वाले थे बीच में, उसके दोस्त थे, मोहल्लेदार थे, क्या कौन है ये लोग? नहीं, ये देखिए अमूमन इस तरह होता है कि पुलिस की प्राइवेट पार्टी होती है जो मुख्तलिफ जगहों पर सिविल कपड़ों में जाती है और जाकर जो है वो पुलिस की तमाम तर जो काम है वो सर अंजाम देती हैं। इस तरह के ये वाकयात होते हैं, लेकिन ये अनऑफिशियली चीजें होती हैं। इस पे पुलिस की जो अपनी एक SOP है उसमें ये कहीं लिखा नहीं हुआ, कोई SHO इस तरह की प्राइवेट पार्टी नहीं रख सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की इनकी अपनी मनमानियां हैं और इस तरह करके ये SHOs रखते हैं। SHO रिजिया की प्राइवेट पार्टी थी, जब हम SHO से रब्ता करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ऐसे लोग हमने मुख्तलिफ DVRs और IT स्पेशलिस्ट को जो है वो करने के लिए रखा होता है ताकि हम जो CCTV फुटेज है वो निकाल सके, तो इनको भी यहाँ इसीलिए बुलाया गया था। अच्छा, लेकिन बच्चा गोली लग गई, टांगों से माजूर हो गया, किसी की नौकरी पे कोई सवाल आया, किसी की कुर्सी हिली, किसी के कान पर कोई जूं रेंगी, कोई मुअत्तल हुआ, कुछ हुआ, कोई एक्शन लिया गया? कुछ नहीं हुआ।
बिल्कुल ऐसे तो रिजविया को जो है वो मौसल कर दिया गया है। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। उस तहकीकाती कमेटी से जब हम सवाल करते हैं तो उनकी जानिब से कोई अब तक पेशरफ नहीं हुई है। वो तमाम तर सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे कि ये लोग कौन थे, ये वहाँ कैसे आए। पुलिस मेरी बात सुने, SHO को तो पहले भी SHO ने हुकूमत खाना बनाया हुआ था। SHO के ऊपर लेवल तक जब मुअत्तलियां नहीं शुरू होंगी तो कैसे मामला ठीक होंगे? वहां से भी तो कोई आवाज आए, वहां भी तो किसी को आंसरेबल होना चाहिए कि आपके नीचे बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं। ये तो विद इन देयर एस्टैब्लिशमेंट बीच में जो बैठे हुए हैं पुलिस, ये तो अपनी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहे, लेट अलोन के किसी को पकड़ेंगे। ऑब्वियसली खुद ये 3 रुकनी जो इन्होंने बनाई है कि ये पता करेंगे क्या यही सोच रहे थे बैठ के कि इसको किस तरह यही कर रहे होंगे कि हम इसको किस तरह खत्म करें, इस बात को कवर अप किस तरह किया जाए। खैर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ फॉर अपडेटिंग अस। और दिस इज़ ट्रैजिक। मतलब अभी हम वो फुटेज देख रहे थे ना जिस पे इफ्तारी के टाइम आते हैं डाकू लोग, इतने लिटरली सुन हो गए, मैं कहता हूँ डर और खौफ के मारे कि वो बैठे हुए हैं, पकौड़ा मुंह में ही है और डाकू लूट रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? मोबाइल भी साथ साथ दे रहे हैं। ये बेबसी का वो आलम है जब आप एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। और ये बच्चा, जो 2 बच्चे जा रहे थे, एक को गालिबन इन्होंने रोक लिया था, दूसरा वापस आया, इन्होंने गोली मार दी। सादा लिबास थिंकिंग अबाउट उस लड़के की फैमिली अब्दुल्ला, जो सुबह सहरी पे गया होगा, दूध दही लेने, कुछ किसी काम से निकला होगा, जो भी बच्चों को हम लोग भेज देते होते हैं, फिर जिस हालत में वो वापस आया या फिर आया भी नहीं होगा। फिर बहुत सी इसकी कड़ियाँ हैं आगे। फिर आपको पता ही है पुलिस ने किया, पुलिस ने नहीं किया। जी पुलिस ही नहीं थी वो, ये भी पता चल गया। क्यों कोई उस मुल्क में रहना चाहेगा, उस शहर में रहना चाहेगा जहाँ इतनी लॉलेसनेस है कि ना, एक तो ये भी पता है कि जिसने आपको मारा वो पुलिस नहीं थी, लेकिन पुलिस उसकी तहकीक भी नहीं कर रही क्योंकि आउटसोर्स उन्होंने किए हुए थे। पहले कहा था कि पुलिस है, फिर बाद में पता लगा प्राइवेट पार्टी है। नहीं पुलिस तो नहीं है। अब ये व्हाट इज अ प्राइवेट पार्टी? मुझे बताएं, दुनिया में कभी ये टर्म सुना है प्राइवेट पार्टी? हमें सिर्फ यही पता है प्राइवेट पार्टी क्या होती है, पार्टियां हो रही होती हैं प्राइवेटली। दैट्स इट। पुलिस की प्राइवेट पार्टी, वैसे मैंने ये टर्म जरूर सुना हुआ है। और इसको अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कल्चर है, तो इसको किसी फ्रेमवर्क में लेके आए ना, इस सिलसिले में कोई कानून हो। मतलब ये क्या है कि SHO की प्राइवेट पार्टियां इन्होंने DVRs वगैरह चेक करने के लिए या इंटरप्रिटेशंस के लिए रखे होते हैं। मतलब अभी तो यही लग रहा है कि अपना काम करना नहीं है। आर्म्स एंड वेपन्स टू दीस प्राइवेट पार्टीज, यू गिविंग अ मोबाइल, अपनी पूरी गाड़ी दी हुई है पुलिस वाली, जो कि अवाम के टैक्स के पे करदा पैसों के पेट्रोल और डीजल पे चलती है। ये जो असलहा, ये सहूलियात, ये तमाम चीज़ें आवाम के पैसे से हैं मुंसलिक, और आवाम ही महफूज नहीं है। Anyhow. आज का रोज़ा अच्छा नहीं गुजरा, मुझे शदीद गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लुक एट दिस, ये खबरें देखें, ये क्या है। अभी आप एक और खबर है हमारे पास आपको ज़रा मजीद खुश करने के लिए। पता है, मतलब ये अब तय हो चुकी है बात, इस पे कोई नोटिस लेगा नहीं लेगा कि सहरी और इफ्तारी पे गैस नहीं आनी। मतलब एन सहरी और एन इफ्तारी के वक्त गैस नहीं होती। वैसे उस टाइम क्या आफत होती है? अच्छा, you know what, I'm not interested। मैं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुस्सा काम आया ना हुक्काम के वादे। गैस की लोड शेडिंग आज भी लोगों को रमज़ान में अजियत से दोचार कर रही है। कराची के करोड़ों आवाम सहरी और इफ्तारी के दौरान हुकूमत और महकमा गैस को कोस रहे हैं। मतलब यार इसी टाइम, बाकी सारा दिन ना दो यार, इस टाइम तो दे दो। लोगों को सहरी और इफ्तारी में गैस प्रेशर की शदीद कमी का सामना है। सिर्फ यही नहीं है, रात 9 बजते ही रही सही गैस भी बंद हो जाती है। और 2 दिन पहले पार्लिमानी सेक्रेटरी आका रफ़ीउल्लाह ने असेंबली में कराची में गैस का मसला उठाया था। वज़ीर आज़म ने इस पर फौरी एक्शन लेते हुए हंगामी बुनियादों पर गैस का मसला हल करने की हिदायत की थी। मुझे कभी कभी लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की भी पंजाब के वज़ीर आला थे ना, तभी चलती थी। वफाक में तो कोई नहीं सुन रहा उनकी। ठीक है, अफसोसनाक बात यह है कि हुक्काम की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताया गया कि कराची में गैस का मसला हल कर लिया गया है। कसम उठा के कह सकता हूँ, कल भी गैस नहीं थी। कल मैंने खुद खड़े होकर 2 सिलेंडर ऑन किए, एक पे हांडी रखी है, एक पे तवा रखा है, और फिर कोई मामला हल हुआ है। देयर वाज नो गैस एट ऑल। मेरे घर तो खैर काफी दिन हो गए, देयर इज नो गैस। मतलब किसी टाइम पे आती होगी, हमें नहीं अभी पता वज़ीर आज़म ने किस टाइम, मतलब 5:10 पे या 7 मिनट पे रोज़ा अगर यहाँ अजान हो रही है फजर की, तो मैंने ये जो गैस चेक की है सुबह 4 बजे की है। हाँ, 4 बजे से 4 बजे की। अब 4 बजे तो इट्स एम्पल टाइम। 1.25 घंटा अगर आपकी सहरी बंद होने में है, तो इससे पहले आप क्या चेक करेंगे या क्या करेंगे? उससे पहले तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। सो देयर वाज नो गैस। और ये जो कहा गया है ना कि मसला हल कर लिया गया है, ये झूठ है। खैर, इसी पे बात करते हैं। तर्जुमान सुई सदन सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। सलमान सिद्दीकी साहब, ना तो अब सर्दी रही है,
ना गीज़र वगैरह कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा लोड ले लेती हैं आपका, सब कुछ ये ख़त्म हो चुका है, सर्दियाँ जा चुकी हैं। इसके बावजूद शहरियों को गैस नहीं मिल रही और बिल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हज़ारों में आता है फॉर द गैस दैट वी डोंट गेट। तो बिजली भी ऑब्वियसली सता रही है, बहुत परेशानी है। आप बताएं कि ये मसला क्या है, वजह क्या आप लोगों को देते हैं जब वो शिकायत करते हैं जी गैस नहीं आ रही? लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि चूँकि ये इतना ज़्यादा गैस की शॉर्टेज है, तो जो हमारे दूर दराज के इलाके जिन्हें हम टेल एंड्स कहते हैं या मज़ाफ़ात कहते हैं, या वो इलाके जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से बहुत दूर हैं, वहाँ तक गैस पहुँचते पहुँचते रहे उसके अंदर प्रेशर में कमी हो जाती है, क्योंकि पहले ही सिस्टम में गैस की कमी है। तो इसकी वजह से बहुत सारे सारिफीन हैं जिनको ये शिकायत हो रही हैं कि हमें गैस वक्त पे नहीं मिल रही, प्रेशर के साथ नहीं मिल रही या कहीं नहीं मिल रही। तो ये तो मेन वजूहत होती हैं। दूसरी वजह जो बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट है, उसको ये ख्याल कीजिए कि ये पहला रमज़ान नहीं है, हर साल रमज़ान में ये इशू आता है। क्योंकि रमज़ान में देखें एक फैक्टर ये बड़ा कंसिडर करने वाला है कि बैक वक्त लोग जो है अपने सारिफीन व अपने चूल्हे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरी जो मेन वजह है जिस वजह से गैस अगर अवेलेबल नहीं हो रही, वो गैस कंप्रेसर्स का तेज़ी से फैलता हुआ इस्तेमाल है। डेफिनेटली ये एक नासूर है जिसके ख़िलाफ़ कंपनी अपना पूरे एक्शंस ले रही है। हम रेड्स करते हैं, हम लोग वहाँ जाके FIRs काटते हैं। ये सारी बुनियादी वजूहत है जिसकी वजह से इस वक्त हमारे सारिफीन को तकलीफ़ का सामना है। जहाँ तक ये बात है कि प्रेशर में कमी की, तो ये रमज़ान शरीफ के अंदर ये प्रॉब्लम, ये इशू कुछ इलाकों में ज़रूर रहेगा। मतलब आपने कह दिया हम लोग तो फिर अगर टेल एंड पे हैं, अगर वो तो भूल ही जाए, शहरों को नहीं जा रही, ये अगर प्रेशर पंप हैं, आप लोग एक्शन लें, कुछ और करें, इस प्रेशर को बेहतर करने के लिए कोई इक़दाम उठा रहा है? वैसे तो मैंने तो पहला ही रमज़ान देखा है जब सहरी और इफ्तारी में भी गैस नहीं, ये पहला थोड़ी है। इस सिलसिले में देखिए, हमसे जो भी मुमकिन हो सकता है हम उसको ये जहन में मद्देनज़र रखते हैं कि सहर और इफ्तार के दौरान इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर घर में, तो जितना गैस प्रेशर को बेहतर किया जा सके। इस सिलसिले के अंदर सबसे पहला इक़दाम तो ये किया गया, कल जुमेरात से लेकर आज जुमे तक 24 घंटे के लिए जितने भी सनती इदारे हैं उनकी गैस को मुनक़ता किया गया। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो ज़ेर ज़मीन हमारा लाइन पैक था उसको हमने बिल्ड किया, रीस्ट्रॉन्ग किया, उसको हमने दोबारा मजबूत किया, जिसकी वजह से आज हमारे शहर के अंदर गैस के प्रेशर में काफ़ी नुमायाँ बेहतरी आई। बल्कि अगर आपकी भी नॉलेज में होगा, कंप्लेंट्स का रेशो आज बहुत कम हुआ है और आज इस लोगों को बेहतर गैस प्रेशर मिल रहे हैं। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं कि अब ये ज़रा बेहतर हुआ है आप लोगों ने जो भी किया है, लेकिन अब क्या सोचा है कि करना क्या है, आगे किस तरह काम चलेगा? बिकॉज हर साल जो है लगता है कि गैस की कमी होती जा रही है। क्या आप सजेस्ट करेंगे लोग क्या करें? और ख़ासतौर पे अगर आप गैस आ ही रही है, आप कह रहे हैं कुछ मैनेज किया जा रहा है, किस वक्त आ रही है, लोगों को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। और क्या लोग मुतबादिल ज़राए पे आ जाएं? वो तो आ ही चुके हैं, मेरा ख्याल है कि अब सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मसला वक्ती नहीं रहा, ये तकरीबन एक मुस्तकिल मसला हो चुका है। देखें, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो डिक्लाइन है ये हमारी सप्लाईज़ में ये मुस्तकिल एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है, और यही सिलसिला आइंदा भी मुतवक्को है कि जब तक कि गैस की नए दरियाफ़्त नहीं होते ज़खायर, या हमारे पास कोई रशिया की गैस या कोई और तरीके से गैस सिस्टम में नहीं आती, तो जब तक तो ये मसाइल इसी तरह नज़र आते हैं। और लोगों को आपने बिल्कुल ठीक किया कि ये वक्त ऐसे ही है कि हमें मुतबादिल ज़राए पर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप देखिए जी LPG का इस्तेमाल है, वो लोगों ने काफ़ी शुरू कर दिया है और बहुत सारे सारिफीन LPG पे शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरह बिजली के जो आलात हैं उनके ज़रिए भी उनके स्टोव्स आते हैं, कुकिंग रेंज होते हैं, जिनकी तहत लोग अब बिजली के ऊपर भी जो अपना किचन के अंदर खाना बना रहे हैं। तीसरी चीज़ सोलर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो बहुत तेज़ी के साथ पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल मंजर आम पे आया है। चलें सलमान साहब, हमें मशवरे देने का बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर लोग सुन रहे होंगे, लेकिन आप ज़रा अपने महकमे की कारकर्दगी भी बेहतर बनाएं। मतलब सलमान साहब का नंबर मेरे पास भी है, और मैं एक अच्छा शहरी होने के नाते पूरी सर्दियाँ मतलब 5 महीने लिटरली एक ऑनलाइन पोर्टल है इनका, उस पर कंप्लेन करता रहा, और हर एक हफ्ते बाद वो कहते थे कि आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो गई और मेरे घर एक लम्हे के लिए गैस नहीं आती थी। क्या सॉल्व हो रहा है? ठीक है, और 5 महीने बाद मैंने इनसे रब्ता किया कि सर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास 25 कंप्लेनें दर्ज हैं, 25, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा पैथेटिक सर्विस या महकमा मैंने देखा ही नहीं है। और मतलब ये इन कंपनियों के गैस कंपनीज, ये ऑब्वियसली तर्जुमान सुई सदन हिमसेल्फ फॉर स्पीकिंग टू अस, अगर ये ही सजेस्ट करना स्टार्ट हो जाएं ऑल्टरनेटिव्स
कि ये कर लें या वो कर लें, तो फिर पता है पीछे गैस है ही नहीं। इस वक्त एज वी स्पीक बाय द वे एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। इतना लैकलस्टर एटीट्यूड है। जब मैंने इन्हें कहा, इन्होंने कहा अच्छा आप मुझे बता दें ज़रा, ये एहतजाज देख लें मलीर काला बोर्ड पे, आप मुझे बता दें कब से मसला नहीं आ रहा। मैंने इन्हें वॉइस नोट भेजा कि जी 5 महीने से क्या, उसके बाद से ये भी मुझे भी नहीं बता रहे, ये भी गायब है। अच्छा, ये भी हम आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहते हैं जो कि इस वक्त एज वी स्पीक कराची में प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट ऑफ कोर्स गैस शॉर्टेज के हवाले से। ये ट्रैफिक जो है टोटली जैम की हुई है लोगों ने, बिकॉज दिस इज़ नो जोक। व्हाई शुड वी इवन स्पीक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स? या तो फिर हमें बता दिया जाए नहीं जी गैस अब नहीं आनी, अब लकड़ियों पे चले जाओ। लकड़ियाँ तो वैसी फॉरेस्ट का जो हाल हमने मुल्क में किया हुआ है वो तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। दिस इज़ सीरियस, दिस इज़ सीरियस, देयर इज़ नो गैस। अच्छा, और पता है क्या है कि जो सुई सर्दन का महकमा है, आप दर्जनों में, मैं आपका ज़ाती दर्जनों कंप्लेंट्स कर लें, इनके कान पे जूनी रिंगती, और ये झूठी कंप्लेंट सेटल करते हैं और कहते हैं कि आपका मसला हल हो गया, गैस नहीं आ रही होगी आपके घर पे लेकर। अच्छा, चूंकि हम शहरों के हवाले आपको बता ही रहे हैं, कराची का तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली बताया। लाहौर में तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। जो बारिश का हाल है आज 62 मिलीमीटर ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, सुबह से शुरू हुई है। बहुत ज्यादा नहीं है वैसे लाहौर के लिए 62 मिलीमीटर, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बारिश। बट इट्स हो ही रही है। 62 बाय द वे इज अ लॉट, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे, बट दिस इज क्वाइट अ बिट, दिस इज क्वाइट अ बिट। और ये कोई 3-4 दिनों से नहीं हो रही है, सुबह से स्टार्ट हुई है, सुबह से हुई है, और ये लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों के मनाजिर हैं। अभी वैसे दिल करने लगा है अचानक से लाहौर जाने का, ये देख के मेरा। बस शीशे में टीवी में देख के हर चीज़ दूर की बड़ी अच्छी अच्छी लगती है, लेकिन दिस कैन ऑब्वियसली कॉज। ये लाहौर प्रेस क्लब वाला मुझे लग रहा है कि गोल चक्कर है, शिमला पहाड़ी वाला, इससे पहले जो आया था। अच्छा, मैं ज़रा देख लूँ कि फोरकास्ट क्या कहता है, मज़ीद अब बारिश होनी है कि नहीं होनी। आप तो इस्लामाबाद का चेक कर रही हैं। नहीं ना, वो खुलता पहले ये। एनीवे, चले छोड़े, बाद में देख के आपको बताऊंगी। और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम बैक जी। और अभी हमने आपको ये बताना है, क्या बताना है हमने आपको, कि शारजा में चला गया मामला, हमारा गायब भी हो गया हमारा मामला। ऑलराइट, एनीवे, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन आपको पता है ना कि वी हैव सो मच न्यूज़, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम ज़रा सोच रहे होते हैं कि क्या आपको पहले बताया जाए और क्या नहीं। सो गिव अस अ मोमेंट एंड वी विल कम राइट बैक टू इट। अच्छा, पेशावर में हम कंफर्म कर रहे थे, काफ़ी देर पहले से हमें खबर थी, हमने अभी डॉक्टर बीरबल का कराची में जिक्र किया था ना। पेशावर में दीर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और एक सिख दुकानदार को एक मरतबा फिर पेशावर में टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से वो जान से गया है। दयाल सिंह के नाम से इसकी शनाख्त हुई है, अपने जनरल स्टोर पर मौजूद था। पेशावर में एक कंसिडरेबल तादाद है सिख बरादरी की जो रहती है, जो बड़े अरसे से बड़े ही पुरअमन अंदाज में पेशावर में रहते हैं, और यहाँ पे यू नो एज पाकिस्तानी अपने फ़राइज़, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आई स्टिल रिमेंबर कि पेशावर से आई हुई एक सिख फैमिली का लाहौर में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे उनका दवाखाना था। तो ये हिकमत के शोबे से भी बहुत मुंसलिक होते हैं। रसूल तावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल तावड़, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट, दयाल सिंह का ये जो आज कत्ल है, ये अपनी नौयत का कितनावा वाक़या है, और क्या इस बारे में मज़ीद पता लगा है? यकीनन ये बहुत बड़ा वाक़या है, और आज दीर कॉलोनी का इलाका है, ताना रहमान बाबा के हदूद में। यहाँ पे एक सिख दुकानदार को कत्ल किया गया है। एक मोटरसाइकिल पे एक मुलजिम आया था। हमने बात की है एसपी सदर डिवीज़न के मलक हबीब से। उनका ये कहना है कि जो मुलजिम था वो एक ही था, और उन्होंने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई है सिख दुकानदार पे, और कहा जा रहा है कि इसमें दयाल सिंह को पिस्तौल की 2 गोलियां लगी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। उनका ये भी कहना था, एसपी से हमारी बात हुई, कि वाकया जाती रंजिश का भी हो सकता है, क्योंकि एक ही मुलजिम आया है, अगर कोई वारदात के लिए होता तो 2 भी हो सकते थे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सिख को कत्ल करना पेशावर में, ये तकरीबन सरबंद के इलाके में एक वाकया हुआ था तकरीबन 1 साल कबल। तो कहा जा रहा है कि ये हमारी कोशिश तो होती है, लेकिन यहाँ पे सिख बरादरी जो है वो यकीनन आपने जिस तरह बात की, वो इंतहाई पुरअमन और अपने कारोबार में मगन मसरूफ होते हैं, और यहाँ किसी के साथ वो लड़ाई झगड़े नहीं करते। तो कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन ये जाती रंजिश है, टारगेट किया गया है क्योंकि दयाल सिंह ऑब्वियसली सिख हैं, कुछ पुलिस ने क्लैरिटी दी है?
जी बिल्कुल, इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो इनिशियली पुलिस ने, चूंकि वो स्पॉट पे भी पुलिस मौजूद है इस वक्त भी, वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की सरकमस्टांसिस है उसको देख के, वो जो सूरत हाल है उसको देख के जांच सकते हैं कि ये जाती रंजिश है। लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त भी वो यानी 100% ये नहीं कह सकते हैं, वो दीगर एस्पेक्ट भी देख रहे हैं। टारगेट किलिंग भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो उसको भी देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये टारगेट किलिंग का कोई वाकया ना हो। जी शुक्रिया आपका रसूल तावड़, हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोस की बात है, बिकॉज मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, वो क्यों एंटेगनाइज करेंगे किसी को। आपको पता ही है, मतलब हम जितना भी कह दें कि हम बड़े बर्दाश्त करते हैं और बड़े हमारे अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं और बहुत से डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी उंगली भी ना उठाए। इतना खौफ भी है माइनॉरिटीज़ में कि हम तो कुछ करें ना करें हम पे उंगलियां उठ सकती हैं। इसलिए आई एम जस्ट थिंकिंग, आप पूछ रहे थे ना कि कोई दुश्मनी थी, क्या था कि एक बंदा आया और वो बस मार के चला गया। ये पिछले साल भी एक वाक़या हुआ था, जैसे रसूल तावड़ हमें बता रहे थे, और ये एक फिर पेशावर में वाक़या हुआ है। इसे टारगेट किलिंग सर्टनली अभी तो कहा जाएगा जब तक पुलिस इस बारे में क्लैरिटी नहीं देती। और कराची में एक और कल रात का ये वाक़या लियारी एक्सप्रेस वे पर, जब डॉक्टर बीरबल को टारगेट किया गया, आई स्पेशलिस्ट, और इतने लर्नड लोग इस तरह से मार दिए जाते हैं। और सर्टनली कहीं से तो ये ऑर्डर आता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। ऐसे ही तो नहीं किसी ने राह चलते या सोचा होगा कि अच्छा इस गाड़ी में कोई जा रहा है तो वो अचानक से डॉक्टर बीरबल निकल आए। ये तो पता ही होगा ना कि कौन किसको क्यों हम जा रहे हैं, किसको। फॉर दैट मैन दयाल सिंह की मैं बात कर रही हूँ, सोच के कोई आया होगा ना कि इसको मारना है, पूरे इस बाजार में हमने इसको मारना है, तो देयर मस्ट हैव बीन अ प्लानिंग, बट व्हाई। और जो ये कर रहे हैं अगर वो पकड़े जाएं और उनको कटहरे में लाया जाए, और फिर ही बात है ना, मतलब हम हर केस के बाद कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, मुजरिमों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बस बातें ही रहती हैं। अच्छा, अब हालांकि कसूर हमारा नहीं है, बट आई वांट टू पर्सनली अपोलोजाइज टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग कि आज हमारे पास बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं। मतलब देयर इज़ रियली ना गैस है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, कि क्या हो क्या रहा है, क्या कह सकते हैं। खतरनाक किस्म की तस्वीर भी खुली हुई है आपके फ़ोन पर। बस ये अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। व्हाट कैन वी डू? अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक भाई। शारजा में आपको पता ही है कि क्या हुआ हमारे साथ इस सीरीज़ में। जी बिल्कुल, सीरीज़ खेलने के बाद अब पाकिस्तान होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड का सामना करेगा। मुझे तो डर ही लग रहा है, बिकॉज एक जब पहले बैड सीन हो चुका हो, लेकिन इंशाल्लाह वील डू बेटर। ये आपको बता देते हैं, अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20s पर मुश्तमिल सीरीज़ 14 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगी, और जिसके बाद 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी स्केड्यूल का हिस्सा हैं। सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग ड्रॉन, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और अहम होम सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होने का इम्कान है, और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज़ के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया था। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों के लिए यही है खबर कि वो टीम में वापसी का इम्कान उनके जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए मुशावरत अभी जारी है। हारून रशीद की सरबराही में कौमी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से मुमकिन खिलाड़ियों के नामों पर गौर किया जा रहा है, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि T20 स्क्वाड में कम से कम 3 सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का इम्कान है, जबकि वनडे सीरीज़ में तमाम सीनियर्स की वापसी हो सकती है। ज़रा के मुताबिक विकेट कीपर बैटर आजम खान, तैयब ताहिर और मोहम्मद वसीम जूनियर को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। सो दैट्स द लेटेस्ट, बट वी हैव मोर इन्फो। अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, ये मोर इन्फो उन्हीं की तरफ से आएगी। सोहेल इमरान, ये बताएं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ अब ऑब्वियसली ज़्यादा दूर नहीं है। कल सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी मुशावरतें की थी, तो क्या कोई मूड नज़र आया उनका कि आजकल में टीम का ऐलान कर देंगे, या आपको लगता है कि अभी वक्त लगेगा? जी डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो हारून रशीद की सरबराही में काम करती है, उसने अपने जो मुशावरत है उसका अमल शुरू कर दिया है। अभी कुछ वक्त है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वाइट बॉल की सीरीज़ खेली जानी है, जिसमें 5 T20 मैचेस हैं, वो पहले मरहले में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले में 5 वनडे मैचेस होंगे। 14 अप्रैल से लाहौर में सीरीज़ का आगाज़ होगा, इसलिए अभी कुछ थोड़ा वक्त लगेगा पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट के लिए। अभी जो ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक किया, जो हमने सिलेक्शन कमेटी के ज़राए से पूछा था, उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया, और इसमें थोड़ी सी मुशावरत अभी जो नया कोचिंग स्टाफ आने वाला है उससे भी करनी है। बाबर आजम जो हैं वो उम्र की अदायगी के लिए सऊदीया गए हुए हैं, उनके साथ भी मुशावरत की जानी है, तो अभी 2 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तो
अच्छा सोहेल साहब, एक बहस ये चल रही है कि जिन 5-6 खिलाड़ियों को अरेस्ट करवाया गया था, इन सब की वापसी होगी या कमेटी किसी को मजीद अरेस्ट देने पर भी गौर कर सकती है, क्या खबर है? जिसमें दो राय हैं। एक में तो बिल्कुल 5 के 5 जो खिलाड़ी हैं जिन्हें अरेस्ट दिया गया था, जिसमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल थे। उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई 2-1 से शारजा में खेली गई। थैंक यू सो मच। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि साइट एरिया नॉरिस चौरंगी पर राशन की फराहमी के दौरान भगदड़ मच गई और राशन लेने वाली 2 खवातीन भगदड़ के दौरान जा बहक हो गई। ये कल से हम आपको इस किस्म की खबरें बता रहे हैं कि ये मैकेनिज्म जो है ये सही नहीं है, और आज भी ये हुआ है। कराची की बात आपको बता रहे हैं। कराची में हुमा, आपको पता है वैसे अभी सिंध में वो फ्री आटे वाला स्कीम तो नहीं चल रही, लेकिन आई वंडर कराची में क्या कोई प्राइवेट शख्स है जो ये राशन बांट रहा था? सो वी वुड हैव टू इंक्वायर अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही, आपको पता है ना कि कराची में प्राइवेट ही इंडिविजुअल्स होते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं, लेकिन उसका भी एक निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि भगदड़ के दौरान 2 खवातीन जो हैं वो जान बहक हुई हैं। और ये पहले भी हम मेंशन कर चुके हैं, तरीक़ेकार पे बात कर चुके हैं, और ख़वातीन आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, क्योंकि उनको कुछ मिलता भी नहीं है और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो ये होता है। कराची साइट एरिया में नॉरिस चौरंगी पर राशन फराहम किया जा रहा था, तकसीम किया जा रहा था, और राशन लेने वालों में ऑब्वियसली बहुत से लोग मौजूद थे। भगदड़ मच गई, 2 खवातीन की तो जान चली गई और 6 बेहोश भी 6 बेहोश हो गई। कई अफराद जान बहक होने की इत्तला मिल रही है पुलिस के मुताबिक। सो दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी और अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। साइट एरिया नॉरिस चौरंगी के करीब राशन की फराहमी के लिए एक पॉइंट बनाया गया था। आई वंडर वो गाड़ी में तकसीम किया जा रहा था, पॉइंट था क्या था, लेकिन वहाँ पर रश लगा, भगदड़ मच गई। वैसे रश तो लगता ही है, लेकिन अगर आप राशन साथ साथ देते जाएं तो मैनेज भी होता जाता है कि क्या हुआ है यहाँ पर, ये जरूर इंक्वायर करने की जरूरत है। 6 अफराद बेहोश हो गए और अभी इत्तलात हैं कि कई अफराद के जाँ बहक होने का खदशा है जो जाहिर किया जा रहा है। वी हैव सम लेटेस्ट विजुअल्स एज वेल, और वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद के मनाजिर हैं, भगदड़ के बाद के, सर्टली तभी या तो उससे पहले के इस दौरान के मनाजिर हैं। ईदी एम्बुलेंस हमें इन मनाजिर में ज़रूर नज़र आ रही है। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है, और 2 खवातीन की तो तस्दीक हो गई है। देयर आर मल्टीपल एम्बुलेंसेस हियर, यू कैन सी दैट। जी, राहील सलमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। राहील, कुछ डिटेल्स दीजिएगा, हुआ क्या इधर? जी हुमा, ये एक साइट एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज यहाँ पे कायम है, और एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो कुछ सामान मुस्तक लोगों में तकसीम किया जा रहा था। तो इस दौरान वहाँ पे जो इब्तदाई इत्तलात है, पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि वहाँ पे भगदड़ मची है, और उस भगदड़ के नतीजे में जो है वो मुतादिद अफराद बेहोश हुए, जबकि अब तक जो है वो 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है पुलिस हुक्काम की जानिब से। लेकिन ये वाक़या बड़ा है, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा थे, और जब भगदड़ मची है तो उसके साथ ही जो है यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स को कॉल किया गया, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, और यहाँ से इन अफराद को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया है। अब तक 2 अफराद की हलाकतों को तस्दीक की जा चुकी है, लेकिन पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि इस वाक़े में हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त ये सारा काम चल रहा था तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, और इसमें हलाकतें बढ़ सकती हैं। और ये फैक्ट्री, ये क्योंकि सारा जो इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पे आसपास भी सारी फैक्ट्रियाँ बनी है, और ये एक डाइंग फैक्ट्री है जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ कपड़ों को डाइंग का काम किया जाता था, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक नाला भी चल रहा है, और उस नाले की दीवार भी जो है वो इस भगदड़ के नतीजे में गिरने की इत्तलात हमें मौसूल हुई है। पुलिस मैं इमेजिन कर रहा हूँ राहील कि कितने लोग होंगे कि नाले की दीवार भी गिर गई, लोग बेहोश हो गए, मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा है। मतलब ये फैक्ट्री के मुलाजिमीन थे या मुखैर हजरात जैसे कराची में राशन बांटते हैं उनको जमा किया हुआ था फैक्ट्री में? और ये राशन की तकसीम क्या मामूल का काम है, हर साल रमजान में होता है या फिर इस बार ही कुछ हुआ है? देखिए, ये जो राशन की तकसीम है ये तो यूजुअली रमज़ान के महीने में ही होता है, और यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान इस किस्म का काम करते हैं जो कि हर साल करते हैं। और आज भी उसी तरह एक फैक्ट्री की जानिब से जो मुस्तहिक अफराद में ये सामान तकसीम किया जाता है। इसमें फैक्ट्री वर्कर्स नहीं है, ये वो मुस्तहिक अफराद होते हैं जिनको ज़कात या किसी और नाम पे जो ये राशन तकसीम की जाती है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर लोग जमा थे, एक आम अफराद, मुस्तहिक अफराद यहाँ पे थे। फैक्ट्री वर्कर्स इसमें पुलिस हुक्काम बताते हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको अभी मजीद थॉरली चेक किया जाएगा, और अब तक जो मुताबिक अफराद को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। इस वाक़े में
हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा पुलिस हुक्काम जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और यकीनी तौर पर उससे पहले जो है वो पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि कुछ इतलात उन्हें थी कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियों में सामान जो वो तकसीम किया जाएगा, तो मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की नफरी भी तैनात थी, लेकिन इस जगह पे जो है वो वाक़े के वक्त पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिसके बाद फिर इतला मिलते यहाँ पे पुलिस पहुंची और यहाँ पे जख्मी होने वाले, बेहोश होने वाले अफराद को यहाँ से इस वक्त रेस्क्यू किया गया है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे लोगों को भेजा जा चुका है। 2 अफराद की हलाकत की अब तक तस्दीक की गई है। जी अब्दुल्ला। शुक्रिया आपका राहील। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी आई वंडर जो जा रहे हैं उनका क्या ही इलाज होगा वहाँ पर, उसकी हालत भी आपको पता ही है ना कैसी है, मुतनाज़ तरीन वो अस्पताल। खैर वी कैन जस्ट होप एंड प्रे के ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। और ये इतलात वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे हैं कि मज़ीद हलाकतों का आई होप कि ऐसा ना हो। 2 अफराद तो दो जान बहक हुए हैं, दोनों ख़वातीन बताई जा रही हैं, लेकिन यू नो हम आते हैं रोज़ाना इस इरादे के साथ कि आपके साथ कुछ अच्छी बातें करेंगे, कोई मुस्बत बात होगी, कुछ लाइटन अप करने की चीज़ें कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करें, मौका मिलेगा एक दूसरे कुछ आपको से, आपसे सीखेंगे, कुछ आपस में कुछ ऐसी बात होगी जिससे हमारा भी वक्त गुजरे अच्छा और आपको भी हमारा साथ ज़बरदस्त लगे। लेकिन क्या करें कि हमारे पास खबरें ही ऐसी हैं कि कहीं आटे की लाइनें में लोग लग कर जान दे रहे हैं और कहीं राशन की तकसीम में ख़वातीन जहाँ बहक हो रही हैं। और आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो वी विल सी यू टुमारो।